बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज के लेक्चर में हम एक प्रॉपर सीरीज़ को लेके चलेंगे क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेटर की वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ आ जाएगी इंशाल्लाह, जो कि 35,000 सीट्स जो है वो पाकिस्तान में आएगी इंशाल्लाह से। तो कुछ जो बॉयज़ है, गर्ल्स है, जो कैंडिडेट है, वो कहते हैं कि हम मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक सिलेबस होगा, कहाँ से स्टार्ट करें और इस मतलब स्टडी जो है वो कितनी हम पढ़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें। अब मैट्रिक तक तो ऑल सब्जेक्ट ही इंक्लूड होंगे। ठीक है, और जो स्पेशलिस्ट है अपने सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स में हो गया, कोई फिज़िक्स में, कोई केमिस्ट्री में है, वो बीएससी लेवल तक उस सब्जेक्ट की तैयारी करें। तो आज हम लेके चलेंगे 9th क्लास को। डेली के हम 2 या 3 चैप्टर किया करेंगे कॉन्सेप्चुअल के पेपर में। किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। अब जो जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और स्किप कहीं से भी ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारा लेक्चर मैं कॉन्सेप्चुअल बनाऊंगी, ना कि एक्सरसाइज पे बनाऊंगी। ठीक है, तो इसलिए 9th क्लास की समझ आएगी तो नेक्स्ट 10th की आप मैथ कर सकोगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 10th में भी हम करेंगे इंशाल्लाह से। तो मैं ये फर्स्ट में वीडियो बना रही हूँ, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट भी शेयर कीजिएगा। अब जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, आप लोग मुझे रिस्पांस देंगे, मैं उतनी ही ज़्यादा वीडियो डाल सकूँगी नेट पे, क्योंकि आप लोगों की हौसला अफजाई से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँगी। तो चलिए हम 9th क्लास की आज स्टार्ट करते हैं। हम डेली के चैप्टर वाइज स्टार्ट कर लेंगे हम। ठीक है, 2 से 3 चैप्टर जितने हो सके इतने चैप्टर किया करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमने बहुत से सब्जेक्ट हमने करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखें, व्हाट इज़ मैट्रिक्स क्या है। एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। जब हम किसी भी नंबर्स को, अल्फ़ाबेटिक को, उसको काउंटिंग को, किसी भी चीज़ को हम जब एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें ना, जब उसके गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगा दें, तो वो हमारे पास होती है मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, 2, 3, ए, बी, जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक मैट्रिक्स। समझ आ गई है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स का आगाज़ जो है वो किसने किया, ऑर्थर क्या है, और वो जर्मन है, इंग्लिश है, या किस चीज़ का ऑर्थर था। ठीक है, कहाँ से का रहने वाला था। तो ये जो मैट्रिक्स की जो थ्योरी थी वो लिखी थी एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस था, जो कि ऑर्थर क्ले नाम था उनका। तो 1958 में उन्होंने एक थ्योरी मैट्रिक्स जो है वो इजाद की थी, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखें, ये क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 किस्म से हमसे पूछा जा सकता है कि जो मैट्रिक्स की जो थ्योरी थी वो किस मैथमेटिशियंस ने लिखी थी। ठीक है, तो बहुत से मैथमेटिशियंस के नाम लिखे होंगे, जिनमें से आर्थर क्ले का भी नाम लिखा होगा। फिर हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मैट्रिक्स की थ्योरी जो कि क्ले ने ये बयान की थी, तो वो कौन से सन में की थी। तो 1858 में की थी। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ का रहने वाला था, मैथमेटिशियंस इंग्लिश का था या मतलब कनाडा का था, कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, तो ये इंग्लिश मैथमेटिशियंस था जो कि ऑर्थर था, और क्ले ने 1858 में लिखी थी थ्योरी। ठीक है, अब देखें, एक ही क्वेश्चन के 2 से 3 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। पहले एक दफ़ा आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ऑर्डर पे बात करेंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर पे भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखें, जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम कहते हैं रो। ठीक है, ये जो इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन होती है, A1, A2, जनरल फॉर्म लिख सकते हैं AN। ठीक है, तो ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन हमारे पास होती है वो होते हैं हमारे पास कॉलम। अ वर्टिकल लाइन is called a column matrix।
ये इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। इससे नेक्स्ट हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है? वर्टिकल लाइन, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे कोई भी नाम ले दें, 2 ले दें, 3 ले दें, 7 ले लें, ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखें जो इस तरह से वर्टिकल लाइन है ये सिर्फ एक होनी चाहिए हो। अब जो ये वाली जो रो है वो बेशुमार हो, बेशक हमें इससे कंसर्न नहीं है। इसी तरह से रो में क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक हो, इस तरह से बेशुमार हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। अब देखें पहले हम लिखेंगे रो, इसमें रो कितनी है? एक ही है। अब कॉलम देखें nth तक है, तो हम लिखेंगे 1/n, इसका ऑर्डर है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह से इसमें रो कितनी है? 1 2 3, इससे कंसर्न नहीं है हमें, ठीक है। और इसका जो कॉलम है वो कितना है? वो एक होना चाहिए, तो ये एक आ गया, ठीक है, 3/1 का। अब हमें पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कोई भी मैट्रिक्स दे दी जाए, ठीक है, हमें कहा जाए ABCD और पूछा जाए कि बताएं इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। पेपर में दे दिया जाए कि ऑर्डर क्या है। फर्स्ट पे फॉर एग्जांपल दे दिया जाए कि ये 2/3 का है, बी पे आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि ये 3/2 का है, और सी पे ऑप्शन दे दिया जाए कि ये 2/2 का है, ठीक है, और डी पे आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप किस पे निशान लगाओगे? तो देखिए मैंने अभी बताया कि जो रो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो कॉलम है वो वर्टिकल लाइन होते हैं। अब इसमें देखें 1 और 2, ये रो है, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, इसको बाय पढ़ना है, क्रॉस को बाय, ठीक है। और ये है कॉलम मैट्रिक्स, वर्टिकल है ना कॉलम मैट्रिक्स, ये भी 2 है, तो 2, तो ये ऑर्डर कितने का बना? 2/2 का। तो आप किस पे निशान लगाओगे? 2/2, इस पे निशान लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे आप लोगों से ऑर्डर पूछे जा सकते हैं, 3/3 के भी पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लगा दिया जाए कि 2 3 9 ACD 1 2 3। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाँ जी इसका बताएं कि ऑर्डर पेयर क्या है, तो आप क्या कहोगे? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे, ठीक है। और ये 1 2 और 3, तो यहाँ पे भी 3 लिख दोगे। तो आप कहोगे इसका ऑर्डर पेयर जो है वो 3/3 का है। इस तरह से जो हमारे पास क्वेश्चन है वो इस तरह से भी बन सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से क्या कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी होती है? इक्वल मैट्रिक्स वो होती है जिसके ऑर्डर इक्वल हों। कोई मैट्रिक्स है A = 1 3 4 एंड 2, ठीक है, ये दे दी जाए। और दूसरा जो B मैट्रिक्स है हमारे पास वो भी इस तरह से हो कि 0 + 1, ठीक है, 2 + 1 और 2 + 2 और 1 + 1, ठीक है। अब देखें कि इसका ऑर्डर पेयर कितने का है? 1 और 2, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है और वर्टिकल लाइन भी 2 है, तो 2/2 का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। इसमें देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 2 है, 2 आ गया, ठीक है। वर्टिकल लाइन कितनी है? ये प्लस का जो साइन है ना, ये एक ही इसको बोला जाएगा, ठीक है, ना कि अलग अलग कॉलम बोलना इसको। ये एक और ये 2 कॉलम, ठीक है, और ये भी 2। अब देखें ऑर्डर, मैंने कहा था कि इक्वल मैट्रिक्स तब होती है जब उसका ऑर्डर इक्वल हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसे हों। इसमें 1 है तो ये भी 1 है, 0 में +1 करें तो 1 एक जैसा आ गया। तो ये 3 है तो 2 + 1 ये भी 3 हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसे हो गए, ठीक है। और ये 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4 है। ये 1 + 1 2 और यहाँ पे भी 2 है, ठीक हो गया। इसका ऑर्डर भी सेम है और इसका क्रॉसपॉन्डिंग भी वो ये भी सेम है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब पेपर में हो सकता है कि ये वाली चीज़ दे दी जाए और बताएं कि ये इक्वल है, स्क्वायर है, ट्रांसपोज है, या कौन सी मैट्रिक्स है, तो आप जल्दी से बता दीजिएगा कि ये इक्वल मैट्रिक्स है देख के, क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है हमारे पास, ठीक है। या फिर आपको बता दिया जाए कि शनाख्त करें कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सी है, और आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया जाए A B और C, ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपने सबसे पहले देखना है कि ये ऑर्डर और ये वाले, ठीक है, सेम होने चाहिए। इसमें रो और कॉलम इक्वल है तो इसमें भी रो और कॉलम एक जैसे ही होने चाहिए। अब इसमें देखें जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। इसकी 2 ही कंडीशंस हैं, तो ये एक क्वेश्चन 2 तरीक़ों से पूछा जा सकता है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताएं। अब ऑप्शन हमें दे दिया जाए फॉर एग्जांपल कि रो और कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है, रो और कॉलम मैंने बता दिया है कॉन्सेप्ट कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो है, जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम होते हैं। ठीक है, क्या वो दोनों इक्वल ना हो। सेकंड में हमें पूछा गया है कि रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए। थर्ड में हमें पूछा कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और डी में हमें पूछा जाए कि नन ऑफ दिस है। अब देखें सबसे पहले तो ये देखें कि रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन क्या है। रेक्टेंगुलर एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि जिसमें चारों साइडें इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो अब स्क्वायर में तो हमें पता है कि रो और कॉलम इक्वल होते हैं। अब रेक्टेंगुलर ये है कि नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसके रो और कॉलम इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल 2 3 4 9 1 एंड 2 ये है मेरे पास। अब इसमें देखें रो कितनी है 1 एंड 2। ठीक है, पहले रो लिखा जाता है और फिर कॉलम लिखा जाता है। अब 2 हो गया। अब इसमें वर्टिकल लाइन कितने हैं 3 है, तो 2/3। अब 2/3। अब देखें ये 2 है और ये 3 है, इक्वल नहीं है ना। रो इसमें 2 है और वर्टिकल लाइन इसमें कॉलम जो है वो 3 है, तो इसमें ये सेम नहीं है। यही मैंने कहा है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन है। तो अब इसमें से बताएं आप कौन सा चूज़ करेंगे। अब इसमें तो रो और कॉलम इक्वल है, ये डायगोनल है। डायगोनल का नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि डायगोनल किसको कहते हैं। ठीक है, अब इस ऑप्शन में कहा है कि नन ऑफ दिस, लेकिन नन ऑफ दिस से पहले हम ये भी तो देखें रो और कॉलम डज नॉट इक्वल का साइन है, तो यही तो डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर की, जिसमें रो और कॉलम इक्वल ना हो। ठीक है, ये 2 है और ये 3 है, रो इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 है, तो रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम इस ऑप्शन पे निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम, तो इसमें से चूज़ करके बताएं कि ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, डायगोनल है या कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह से ऑप्शन होंगे हमारे पास। हमने ये माइंड में रखना है कि रेक्टेंगुलर कभी भी रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स बतानी है कि कौन सी है। ठीक है, इसी तरह से यही ऑप्शन दे दिया जाए कि रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम और रो इज इक्वल टू कॉलम और डायगोनल मैट्रिक्स और नन ऑफ दिस। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ रो इसका ऑपोजिट है। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसके रो और कॉलम इक्वल हों वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये जैसे ये हमारे पास है, ये और ये वाली दोनों चारों साइड हैं एक दूसरे के इक्वल हो, तो ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल देखें ABCD, या फिर कोई एलिमेंट लिख लें 2 3 4 5 जो भी लिख लें आप। ठीक है, अब इसमें देखें हॉरिजॉन्टल लाइन 2, ये 2 आ गए। ठीक है, 2 बाय, और वर्टिकल लाइन इसमें कितनी है 2, तो ये 2/2। अब देखें 2 ही रो 2 ही कॉलम है। ठीक है, रो और कॉलम इक्वल है, तो हम निशान किस पे लगाएंगे, रो और कॉलम इक्वल है तो इस पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अगर यही चीज़ हमें यहाँ पे पूछी जा सके। ठीक हो गया, तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जिसका ऑर्डर सेम हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम या नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो जिसका ऑर्डर सेम है, देखें ऑर्डर सेम मतलब ये जो है ऑर्डर जो है वो 2/2 का है, रो और कॉलम इक्वल है, तो हम कहेंगे जल्दी से हम लगा देंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब आप लोग देखें कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। पहले इसकी हम डेफिनेशन कर लें, एक एग्जांपल कर लें, फिर क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए हम जल्दी से जवाब बता देंगे। ठीक है, अब देखिए डायगोनल क्या है। डायगोनल की मैंने डेफिनेशन लिखी है कि AIJ, आई का मतलब है रो और जे का मतलब है कॉलम। ठीक है, रो और कॉलम तभी ज़ीरो होंगे जब हमारे पास आई डज नॉट इक्वल टू जे। आई जो है वो जे के इक्वल ना हो, रो जो है वो कॉलम के इक्वल ना हो, वो चीज़ें हमारे पास ज़ीरो होंगी। ठीक है, ये भी मैं बताती हूँ एक एग्जांपल लेके। तो उसके बाद फिर कहा है कि AIJ रो और कॉलम ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि कौन से ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फॉर एटलीस्ट 1 एलिमेंट आर नॉन ज़ीरो, उसमें से जो
ज़ीरो नहीं होंगे, उसमें से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। कब? जब रो और कॉलम इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये तो है, और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रो और कॉलम इक्वल हो। ठीक है, ये एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अब देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, वर्टिकल लाइन इसमें भी 3 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3/3 का। रो और कॉलम इक्वल है, ये पहली कंडीशन होगी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि रो और कॉलम इक्वल है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। पहली कंडीशन होगी डायगोनल मैट्रिक्स की। अब दूसरी कंडीशन मैंने क्या कहा है कि ये है हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये वाली जो, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है वो हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब मैंने क्या कहा है कि डेफिनेशन को गौर से देखें। मैंने कहा कि AIJ ज़ीरो होना चाहिए। कब? जब I J के इक्वल ना हो। ठीक है, पहले ये चीज़ देखते हैं, I J के इक्वल ना हो। I मीन रो, J मीन कॉलम। अब देखें, ये I है 1 और 2 जो है वो J है। क्या ये 1 2 के इक्वल है? नहीं, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, ये ज़ीरो होना चाहिए। अब इसमें देखें 1 और 3, रो इसमें 1 है और कॉलम इसमें 3 है, ये भी ज़ीरो होना चाहिए। यही कहा था ना कि I जो है वो J के इक्वल ना हो, रो कॉलम के इक्वल ना हो, उसको हमने, उस एंट्रीज़ को हमने 0 0 बनाना है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें, ये 2 है और ये 3 है, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये और ये ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा देखें, इसमें तो है ना इक्वल, इसको हम बाद में देखेंगे। अब देखें 2 और ये 1 है, ये भी इक्वल नहीं है। इसमें रो 2 है और कॉलम 1 है, इसमें रो 3 है और कॉलम 1 है, इसमें रो 3 है और कॉलम 2 है। मतलब ये चीज़ें तो 0 0 होनी चाहिए। ठीक है, हम ये चीज़ें लिख देते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये एक दफ़ा यहाँ पे हम बना देते हैं, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होगा। ठीक है, अब देखें 0 0 और 0, यहाँ पे भी 0 0 और 0, ये हमने बना दिया है। ये तो लाजमी शर्त ये रखी है, डेफिनेशन में ही है कि ये जो I डज़ नॉट इक्वल टू J हो, तो ये तो हो गया ना हमारे पास 0 0। ठीक है, यही मैंने डेफिनेशन में कहा है कि वो 0 0 होने चाहिए हैं जो रो और कॉलम इक्वल ना हो, वो हमने 0 0 बना दिए हैं। अब हमने सेकंड में ये बात बोली है डेफिनेशन के ही अंदर, रो और कॉलम वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए जो इक्वल होंगे। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन शर्त ये भी है कि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो जो 0 ना हो। ठीक है, तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो 0 ना हो। अब देखें, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 3 5। ठीक है, 2 3 5, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस ऑफ कोर्स है, क्योंकि अब इसमें तो तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो आ रहे हैं। ठीक है, कंडीशन तो यही थी कि अपर और लोअर जो I और J कॉलम इक्वल ना हो, वो एंट्रीज जो है वो 0 0 होनी चाहिए, वो फुलफिल हो गई है। ठीक है, अब देखें पहली कंडीशन के वो स्क्वायर हो, ये ऑर्डर 3/3 का है, सेम है, तो इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, यही थी ना कि नंबर ऑफ़ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो AIJ तब 0 होंगे जब जो रो और कॉलम जो है वो इक्वल ना होंगे। अब देखें इसमें इक्वल नहीं था ना, तो ये हमने 0 0 बना दिया। अपर और ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल के बाद जो अपर और लोअर में है ना, अपर और लोअर में ये 0 0 होने चाहिए, ये 0 0 हो गए। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल डायगोनल था, ये हमारे पास कंडीशन थी डेफिनेशन में कि वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, या फिर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, अब इसमें देखें क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस ऑफ कोर्स है। किस तरह से? अब यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, अब प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा देखें यहाँ पे 0 0 है, ऑफ कोर्स है, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी कंडीशन क्या थी कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो प्रिंसिपल डायगोनल में नॉन ज़ीरो हो। अब 3 जो है वो ये 0 नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट तो है ना ऐसा कि इसमें नॉन ज़ीरो है, तो
ये है डायगोनल मैट्रिक्स। और ये स्क्वायर भी है क्योंकि 3/3 का है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 एंड 3 रो, 1 2 एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है, आप लोगों को कहा जाए कि इसमें बताएं कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, ये भी 3/3 का है, सॉरी 2, ये है 1 एंड 2 2/3 का है, ठीक है। इसमें रो और कॉलम अलग अलग है। पहली कंडीशन तो ये है कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके तो ऑर्डर ही रो और कॉलम, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं बन रहा, ठीक है। रो और कॉलम ही इक्वल नहीं है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम्स है, ये तो कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। अब दूसरा देखें, इसमें देखें कि ये तो है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रो और कॉलम इक्वल हो। अब दूसरी कंडीशन देखें, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। इसमें इस चीज़ में हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट ऐसा आ रहा है जो नॉन ज़ीरो है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखें 0 0 है, यहाँ पे 0 0, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 0, तो इसलिए ये डायगोनल नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये वाली कंडीशन देखें, ये जो है प्रिंसिपल जो डायगोनल है वो उसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यस ऑफ कोर्स है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 भी अगर होता, यहाँ पे 9 भी होता तो हम कह देते प्रिंसिपल डायगोनल की तो शर्त यही है ना कि वो नॉन ज़ीरो हो, बेशक सारे के सारे हों, बेशक कोई 2 हो, बेशक 1 हो इस लाइन के अंदर, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर। लेकिन अपर और जो लोअर में है वो एंट्रीज 0 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे भी 0 0 है, तो ये हमारा ऑप्शन लग गया है इस चीज़ में, ठीक है। अब डायगोनल की समझ आ गई है, प्रिंसिपल डायगोनल की समझ आ गई आप लोगों को। अब इस चीज़ पे जैसे भी घुमा के हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या तो ये एंट्रीज दे दी जाए, ठीक है, ये चीज़ें दे दी जाए, या फिर हमें कहा जाए कि कोई भी मैट्रिक्स बना दी जाए और पूछा जाए कि ये डायगोनल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है या नल है, तो हम जल्दी से बता देंगे ये कंडीशन। पहली कंडीशन के स्क्वायर हो, दूसरी कंडीशन के प्रिंसिपल डायगोनल वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, जो अपर और लोअर जो एंट्रीज़ है वो 0 0 हो, ठीक है। ये 3 कंडीशन है, जो अगर 3 कंडीशन फुलफिल कर जाए तो वो हमारे पास डायगोनल होगी। तो ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से घुमा के भी, हर तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। जो प्रिंसिपल डायगोनल है और सेम, जो प्रिंसिपल जो डायगोनल है, ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये हम डायगोनल के अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये सेम होना चाहिए। और दूसरी क्या, प्रिंसिपल डायगोनल तभी बनेगी जब वो स्क्वायर होगी, पहली कंडीशन तो यही है ना कि स्क्वायर होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई एक लिख लेते हैं, यहाँ पे देखें 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। अब ये देखें, इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है हमारे पास, ठीक है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है क्या ये एक जैसे हैं, यस ऑफ कोर्स है, 2 2 2, यहाँ पे के भी आ सकता है, 3 3 लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें, जो भी लिख दें, ठीक है, लेकिन ये सेम होनी चाहिए, सारी कंडीशन जो है वो डायगोनल की करें। लेकिन डायगोनल में क्या डिफरेंट था कि ये डिफरेंट हो और कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। लेकिन जब ये सेम आ जाएंगे ना तो हमारे पास ये बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको भी घुमा के पूछा जा सकता है, या तो ये मैट्रिक्स इस तरह से मैट्रिक्स दे दी जाएगी, बताया पूछा जाएगा ये स्केलर है, आइडेंटिटी है, डायगोनल है, क्या चीज़ है, तो आप जल्दी से देखोगे कि ये प्रिंसिपल डायगोनल सेम है तो हम कह देंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखें, एक क्वेश्चन से मैं 2 से 3 क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह से घुमा के हमसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैं कहती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन देख लें कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है R1, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल।
और अब देखिए प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल तो आ रहा है ना, कंडीशन तो वही होनी चाहिए कि वो स्क्वायर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, अपर और लोअर में 0 0 हो। जो डायगोनल एलिमेंट है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जैसे यहाँ पे 2 2 था, यहाँ पे 2 0 9 है, तो यहाँ पे 2 2 की जगह पे 1 1 आ जाए। ये देखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें देखें जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या है, 1 1 है इसमें, ठीक है। ये देखें 1 1 है इसमें, तो ये है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 1, ठीक है 1। अब आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, ये कहा जाए कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, पूछ लिया जाए कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या वो डायगोनल है, डायगोनल है। बी में पूछा जाए क्या वो स्केलर है, SCALAR स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स है। या सी में पूछा जाए क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और डी ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि वो नन ऑफ दिस है, नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। देखें अब कंडीशन तो सभी की फुलफिल कर रहा है। किस तरह से, सबसे पहले तो ये मैंने क्या बताया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब रो 1 2 3, तो ये 3 है इसमें रो, कॉलम वर्टिकल लाइन ये भी 3 है, ये तो बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स। रो और कॉलम इक्वल है, डायगोनल की यही कंडीशन थी, ठीक है। फिर डायगोनल की ये भी कंडीशन थी कि यहाँ पे 0 0 हो, जो रो और कॉलम इक्वल ना हो, आई जे के इक्वल ना हो, ठीक है, वो 0 0 होना चाहिए, ये भी फुलफिल करेगी कंडीशन। और ये जो है यहाँ पे भी फुलफिल करेगी है कि वो नॉन ज़ीरो हो। देखिए 0 तो नहीं है ना, 1 1 आ रहा है, तो ये भी नॉन ज़ीरो है, ये तो डायगोनल है, इसमें डायगोनल तो बनता है, ठीक है। अब स्केलर की भी देखें, स्केलर की भी यही थी कि ऑर्डर जो है वो सेम हो, रो और कॉलम इक्वल हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये भी फुलफिल करता है स्केलर के लिए भी। अपर और लोअर में ये 0 0 हो, अदर एंट्रीज प्रिंसिपल के अलावा अदर एंट्रीज जो है वो 0 0 हो, ये भी फुलफिल करता है स्केलर में। अब स्केलर में ये भी फुलफिल करता है कि वो सेम हो, सेम है ना, 1 1 है। स्केलर की यही डेफिनेशन थी कि वो जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सेम हो, ये भी है, फुलफिल करता है, स्केलर को भी होल्ड करता है ये। अब डायगोनल भी सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कंडीशंस को, स्केलर की भी सारी कंडीशन को होल्ड करता है। अब आइडेंटिटी की भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी की क्या थी कि वो स्क्वायर हो, स्क्वायर है, अदर एंट्री 0 0 हो, वो भी है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 1 हो, वो भी है। अब देखें डायगोनल भी करता है, स्केलर भी करता है, आइडेंटिटी भी करता है होल्ड, तीनों चीज़ें करता है ना। कि नन ऑफ दिस है, उसने कहा है कि इन तीनों में से कोई नहीं है, तीनों में से तो है, तीनों ही होल्ड करते हैं। या तो आल का ऑप्शन होता तो हम आल पे लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें डी की जगह आल लिख दिया जाए तो आप आल पे लगा दोगे इजीली। आल की जगह ना लिखा जाए, आल ना लिखा जाए, नन ऑफ दिस लिखा जाए, तो फिर आप किसको सेलेक्ट करेंगे, डायगोनल को, स्केलर को, या आइडेंटिटी को। आइडेंटिटी को करेंगे, क्यों, क्योंकि स्केलर में तो दूसरी कंडीशन भी मानी जा सकती है कि ये डिफरेंट भी तो हो सकते हैं, ठीक है। अब सॉरी, ये जो स्केलर में जो है ये क्या है, सेम तो है, लेकिन सेम हो गया, लेकिन इसकी जगह पे 2 2 भी तो हो सकता है, के भी तो हो सकता है ना इसकी जगह पे, ठीक है। अब डायगोनल में क्या था, डायगोनल में सारी चीज़ें होल्ड तो करता है, लेकिन डायगोनल में तो ये डिफरेंट भी हो सकता था, 2 3 9 भी हो सकता था, या फिर कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा भी हो सकता था कि नॉन ज़ीरो है, हो सकता था, मतलब चॉइस थी इसमें। लेकिन आइडेंटिटी में चॉइस नहीं थी, आइडेंटिटी में तो यहाँ पे 1 1 ही होना चाहिए था, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, अदर एंट्रीज जो है वो 0 0 है, लेकिन जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो 1 का होना ज़रूरी था, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। तो इसलिए हम सारी की सारी ज़्यादा जो है इस चीज़ को होल्ड करती है। इसमें चॉइस है, डिफरेंट हो सकता है डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर में और चीज़ें भी हो सकती थी, 2 2 भी हो सकता है, के भी हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में 1 के अलावा नहीं हो सकता। इसलिए हम जहाँ पे अगर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ जाए तो हम आइडेंटिटी को ही होल्ड करेंगे, ठीक है। यही ज़्यादा जो है इस चीज़ को ही ये प्रेफर करेंगे हम, ठीक है। ये सी ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जो कोई भी मैट्रिक्स ए है, जिसका नाम ए मैं ले दूँ, ए की जगह पे बी सी डी जो भी हम ले सकते हैं, उसका अगर ट्रांसपोज लें, रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो वो दोबारा ए के ही इक्वल आ जाए। ठीक है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 0 0 2 2 0, ये है मेरे पास ए मैट्रिक्स। अगर मैं इसका ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ तो वो किसके इक्वल होगा? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? देखें 0 और 2 रो है इसमें, तो इसको हम पकड़ के इस तरह से कर देंगे 2 0 0 और 2, हॉरिजॉन्टल है ना ये, तो वर्टिकल में बना देंगे 0 और 2। ये 2 और 0 है तो ये 2 और 0 बना देंगे। देखें अब ए इसके इक्वल थी, अब ए का ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, वो भी इसी के इक्वल ही आ रही है। तो ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के ही इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। अब ऑप्शन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन दे दी जाए कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाए। लेकिन हमने तो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर आती होगी तो हम ऑप्शन को चूज़ कर सकेंगे ना, कि डेफिनेशन क्या है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए का ट्रांसपोज लें, ये तो था ना ए के, वो माइनस ए के इक्वल आ जाए। ए का ट्रांसपोज लें और वो क्या आ जाए? माइनस ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये डेफिनेशन है इसकी। इसी तरह से ये एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, दोबारा से ए ले लिया मैंने, तो ए का अब मैं ट्रांसपोज लूँगी, ए का ट्रांसपोज लूँगी, वो क्या होता है, जो ये वाली चीज़ है ना, रो है, वो कॉलम बन जाएगी। 0 -2 है तो 0 -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 और 0 है, 2 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो मैंने ले लिया ट्रांसपोज। फिर मैंने कहा माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस को। जो ए का ट्रांसपोज है ना, उसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखें ये जो 0 है ये तो न्यूट्रल नंबर है, प्लस का भी है माइनस का भी है, इसके साथ तो प्लस माइनस नहीं लगेगा ना, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब ये प्लस का था क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। अब 0 न्यूट्रल नंबर है, ये वैसे ही आ गया। अब देखें ए का जो ट्रांसपोज है, ठीक है, क्या वो माइनस ए के ही दोबारा इक्वल आ रहा है? ये ए के इक्वल आ रहा है ना, सारी चीज़ें वही आ रहा है, तो ये माइनस के ए के इक्वल आ गया। तो ये ही कंडीशन थी, यही डेफिनेशन थी स्क्यू सिमेट्रिक की, तो ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई एग्जांपल दे दी जाए, ऑप्शन इस तरह से दे दिया जाए, मैट्रिक्स लिख दी जाए और पूछा जाए कि इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, या फिर कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो और ऑप्शन दे दिया जाए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता है, मैट्रिक्स बनता है, हार्मिशन बनता है, ये स्क्यू हार्मिशन बनता है। तो इस तरह से भी हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब देखें नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर हमारे पास 1 हो। अब है bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, यह है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है। फिर मैं कह दूँ ax² प्लस bx प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, ये क्या है? इसकी पावर 2 है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए ही 0 हो गया, यहाँ पे 0 लिख दें कि ये सारी टर्म 0 बन जाएगी, यहाँ बाकी बच जाएगा bx प्लस सी बन गया, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही क्या है कि हाईएस्ट पावर 2 हो। लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पावर 1 हो। अब लीनियर इक्वेशन 1, 2 या 2 से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास बन जाती है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाए ना तो वो हमारे पास बन जाएगी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को हम 9th क्लास में 2 मेथड से हल करते हैं। पहला क्या है? क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर रूल्स। अब दूसरा क्या है? दूसरा है इन्वर्जन मेथड।
मेथड, ठीक है। अब क्रैमर रूल क्या है? क्रैमर रूल में कंडीशन ये दे दी जाए, इस तरह से इक्वेशन हमें दे दी जाए कोई भी, तो कहा जाए कि क्रैमर रूल फाइंड आउट करें, तो क्रैमर रूल में हम क्या करेंगे, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, और फिर दूसरा करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, और फिर ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए जी ओवर, अगर 3/3 का ऑर्डर दे दिया जाए तो ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरह से होगी, हमारे पास क्वेश्चन होगा फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 2, ठीक है, और 3x + 4y = 9, 2x + 6y = 10, ठीक है। ये इस तरह से कंडीशन दे दी जाएगी। ये लीनियर इक्वेशन है ना, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है वेरिएबल के। हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे बना देंगे 2 3 है, 2 3 बना देंगे, 3 4 है, 3 4 बना देंगे, फिर 2 6 है, 2 6 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई है, ठीक है, यहाँ पे एक्स और वाई लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद इक्वल में आ जाए, इक्वल में क्या है 2 9 और 10, 2 9 और 10 लिख देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। एक और लिख देते हैं हम, प्लस जी भी लिख देते हैं कि 2z, यहाँ पे 3z, ठीक है, प्लस 3z और प्लस 6z, यहाँ पे 2 3 और z, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब डिटर्मिनेंट लेंगे 3/3 का, 2 लेंगे, आप लोगों को लेना आता होगा डिटर्मिनेंट, तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर ये लेंगे तो ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, जो बाकी बचेगा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से डिटर्मिनेंट ले लिया गया। फिर कहा गया है कि ए एक्स का मतलब क्या है, मतलब पहला कॉलम, पहले कॉलम की जगह पे 2 9 और 10 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 9 और 10 लिखे, इसी तरह से सेम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फिर ए वाई की जगह मतलब सेकंड कॉलम में, यहाँ पे सेकंड कॉलम में हम ये वाला लिख देंगे और डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए जी का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम में ये वाला लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। मतलब इस तरह से हल करेंगे हम, ठीक है। ये जस्ट मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आप लोगों को। ये अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन इसको हल करूँगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1, जो कि हमने जो चीज़ें इसमें आ रही थी वो मैंने चीज़ें बता दी आप लोगों को, ठीक है, कि कॉन्सेप्चुअल बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो एजुकेटर की सीट्स आ रही है तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम डेली के, आज मैंने एक ही चैप्टर पे बनाया है क्योंकि अगर आप लोगों के व्यूज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो फिर 2 या 3 चैप्टर लेके चलेंगे डेली के, ठीक है। तो आज मैंने एक ही चैप्टर लिया है, जो चीज़ें इसमें आ रही थी वो मैंने आप लोगों को जितना हो सका मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और जो कैंडिडेट फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में भी अप्लाई करते हैं, उनके लिए भी मेरी ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि डेमो के लिए जब जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ये 10th में भी आएगा चैप्टर और फर्स्ट ईयर में भी आएगा, तो आप लोग अगर इस टॉपिक पे भी डेमो तैयार करोगे तो हर एक चीज़ मैंने बताई है, तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इजीली जवाब दे सकते हो, ठीक है। ये डेमो के लिए भी हो गया जो टेस्ट देने जाते हैं। फिर है दूसरा कि NTS का टेस्ट हो गया, PPSC का हो गया, या एजुकेटर की जॉब आ रही है FBSC का हो गया, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने ये समझाया है, ख़ास तौर पे एजुकेटर की वैकेंसीज आ रही हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एजुकेटेड हैं, MSc की हुई है जिन्होंने मैथ में या किसी और सब्जेक्ट में, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट आएंगे ना उसके अंदर, तो उनके लिए भी बहुत फुलफिल ये होल्ड करती है कि वो मेरे इस लेक्चर को देखें। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।